Brijesh, over to you for the next session. बिल्कुल। इस सेशन का टाइटल है री इन्वेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं और शायद दुनिया का वो एक कर्स्ड एरिया भी है, जिस तरह से वहां आतंकवाद की तमाम घटनाएं होती हैं, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होता है। उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो उधमपुर से भाजपा के सांसद हैं और साथ ही भारत सरकार में MOS PMO भी हैं। डॉक्टर सिंह, आपका स्वागत है इंडिया नेक्स्ट न्यूज केस में। सबसे पहले आप अगले 5 साल में जम्मू एंड कश्मीर का क्या भविष्य देखते हैं? एज अ स्टेट आप कैसे उसको देखते हैं? संक्षेप में यदि 2-3 वाक्य में ये कहना हो तो मुझे लग रहा है कि ये आतंक का अंतिम अध्याय है जो हम देख रहे हैं। And I think this is the last phase of militancy which is being witnessed over there. And the single most credit for that goes to the decisive action initiated by the Modi government with the personal indulgence of Prime Minister Narendra Modi. आपने देखा होगा सीमा के पार और सीमा के भीतर जिस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई पिछले कुछ समय में देखने को मिली है, इस तरह कई दशकों में देखने को नहीं मिली और इसके साक्षी सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वयं हैं। The militants are on the run. Their supporters are facing the heat. The interrogations have been initiated against them. And the Pak-sponsored machinery has been effectively interrupted. और इसके अतिरिक्त आतंक के खिलाफ मुझे लगता है कि जो हमारी कई वर्षों से एक नीति चली आ रही थी by the erstwhile governments, there's a significant departure from that. If it appeared to be more of defensive or reactive, it is now more proactive, which is, I think, the best symbolized by the airstrikes at Balakot. You reach out to the fountainhead of terrorism and contain it instead of just combating the agent of terrorism. तो मुझे लग रहा है कि कुल मिलाकर के 5 वर्षों के भीतर आने वाली पीढ़ी को शायद ये उसके जहन से ये बात जाती रहेगी कि आतंक का इतना लंबा समय घाटी में गुजरा है। आप आतंकवाद को समाप्त करने के लिए होपफुल हैं, लेकिन एक और ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात चलती है। ये बात करते हैं कि क्या मेनलैंड जम्मू और कश्मीर के लोगों का दिल भी जीत पाएगी, क्योंकि एक लगातार फ्रिक्शन चलता रहता है। आपको लगता है अगले 5 साल में आप एक ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच करेंगे और किस तरह की आउटरीच करने के आप पक्षधर हैं? नहीं, मैं इसमें जो बात रखूंगा शायद सुनने में थोड़ी सी इट माइट साउंड लिटिल अनऑर्थोडॉक्स, because it may not be in keeping with the narrative which is, sought to appear in a certain section of opinion. वास्तविकता यह है कि कश्मीर घाटी का आम नागरिक, श्रीनगर की सड़कों गलियों पर चलने वाला आम इंसान, विशेषकर युवा, वो पहले से ही भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में चलनी हुई भारत की विकास यात्रा का एक हिस्सा बन चुका है। और यदि ऐसा ना होता तो यदि आप आंकड़ा ही देखें तो पिछले कुछ वर्षों से invariably we have toppers in the civil services exams from the most terror affected districts of Kashmir Valley. हमारे यहां जो JEE का एग्जाम होता है आपका IIT और NITs के लिए, we have dozens and dozens of young boys and girls from the terror affected districts of Kashmir Valley. जो हमारा नीट का है मेडिकल कॉलेज, कभी कभी तो मुझे ये ताज्जुब होता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कई और प्रदेशों की तुलना में कश्मीर घाटी के बच्चे ज्यादा एस्पिरेशनल हैं। अब एक भय, एक खौफ का पर्दा है, व्हील ऑफ फियर विच इज प्रिवेंटिंग देम, एंड दैट्स व्हाई आई सेड द मोमेंट द टेररिज्म इज ऑन इट्स वे आउट, यू विल फाइंड देम कमिंग इन अ ह्यूज नंबर एंड गिविंग अ लीड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मन जीतने की बात नहीं है, मन उनके पहले से ही जुड़ चुके हैं, एंड दे आर इन फैक्ट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द avenues, opportunities available in Modi's India, sometimes much more than their counterparts in the other parts of the country. ये केवल एक स्पॉन्सर्ड आतंक है जो उनको रोके हुए है। आपको लगता है स्थिति इतनी सरल है? स्थिति वैसी है जैसे देश के दूसरे हिस्सों में है। अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वंशवाद की आड़ में जो प्रजातंत्र पनपा है जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार केंद्र में भी पनपा,
उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर जो कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके सांसद 7% वोट लेकर के सांसद बनते हैं। तो मे बी दे हैव डेवलप्ड अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन कंटेस्टिंग इलेक्शंस, विनिंग इलेक्शंस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स विद अ लो वोटर टर्नआउट। तो दुविधा उनके लिए है कि कल जैसे बाकी देश के हिस्सों में और जम्मू में भी 70%, 75% मतदान हो रहा है, यदि वहां होना शुरू हो जाए फ्री, फेयर एंड हैवी पोलिंग, द डायनेस्टीज विल बी ऑन देयर वे आउट। So I think there's a strong vested interest which is giving this perception to the rest of the country कि साहब अगर हम हट जाएंगे तो यहां बहुत हाहाकार हो जाएगा। लेकिन I think the ultimate remedy is, and people have made up their mind, to get rid of the dynasties। और जिस दिन खुले तौर पर वहां पर, अब जैसे कहा जाता है, वाजपेयी जी का फॉर्मूले की दुहाई दी जाती है कि जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, और अगले ही दिन मोदी जी ने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं, वी आर कमिटेड टू कैरी फॉरवर्ड विद वाजपेयी फॉर्मूला। और यही लोग दुहाई देते हैं जो कश्मीर केंद्रित कुछ राजनेता हैं। पहले तो किसी ने इनसे अभी तक ये प्रश्न नहीं किया कि आप कहते हैं कि वाजपेयी साहब का फॉर्मूला आगे चलाइए, लेकिन जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का कत्ल किया तो आपने किया। वाजपेयी जी की जमहूरियत का या मोदी जी जब उसके प्रति प्रतिबद्धता जताते हैं तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है कि खुले माहौल में मतदान हो, हर व्यक्ति को वोट डालने का मौका मिले, हर व्यक्ति को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिले। आप एक ऐसे हालात में पनप रहे हैं ओवर द लास्ट 40 years, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फॉर 3 generations टुगेदर, यू हैव बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन अ जमहूरियत विच इज सफोकेटेड एंड विच इज स्क्वीज्ड इनटू जस्ट 10% पोलिंग। आप बात करते हैं इंसानियत की, कौन सी इंसानियत है? पूरा का पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय आपने कश्मीर घाटी से बाहर निकाल दिया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर आप पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आएगी। यू रिमेन साइलेंट, सो दिस इज साइलेंस ऑफ कन्वीनियंस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कहीं आपको जहां सूट करता है यू एक्सरसाइज योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहां फ्रीडम ऑफ साइलेंस। तो इंसानियत का कत्ल तो आपने किया। और रही कश्मीरियत, कश्मीरियत का क्या अर्थ है? कश्मीरियत इज सिनोनिमस विद द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ कश्मीर, फॉर विच traditionally Kashmir has been known for generations together, centuries together, and which was looked upon as a role model even by महात्मा गांधी, जब उन्होंने कहा कि वहीं पर किरण दिखाई देती है रोशनी की। उस कश्मीरियत का कत्ल भी आपने किया, आपने उस कल्चर को इरोड कर। तो आप एक तरफ ये दुहाई देते हैं कि भाजपा को वाजपेयी जी के कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत के फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर आप ही उस फॉर्मूले को सैबोटाज कर रहे हैं। मैं तो दाद देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बढ़िया संक्षेप में और बड़े सुंदर ढंग से इशारे में ये कहा कि हम उसी फॉर्मूले, उसी मूल मंत्र पर कायम हैं। लेकिन शायद हमारा यह भी मानना है कि वो मूल मंत्र तभी सफल होगा जब ये वंशवाद समाप्त हो जाए। आप कश्मीरियत की बात करते हैं, वहां पर अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने कश्मीरी पंडितों की स्थिति को लेकर कोई बहुत कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया। ये कश्मीर वापसी की, घाटी वापसी की बात चलती है, लेकिन उस तरह के हालात नहीं है कि कोई आदमी अपनी रोजी रोटी दिल्ली छोड़कर वापस अपने प्रदेश जा सके। आपको लगता है कि पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने इस पर ठोस कदम उठाए, और अगले 5 साल आपकी सरकार यदि आती है तो आप उस पर काफी मतलब ऐसी कार्रवाई करेंगे जो दिखे लोगों को? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जो राजनीतिक दल हैं, कभी कभी तो ये आशंका होती है कि चाहते ही नहीं कि कश्मीरी पंडित वापस लौटे। और हम ये कैसे भूलें, जब ये सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा वाणी कुछ और होती है, शब्दावली कुछ और होती है। सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है, फिर थोड़ी थोड़ी अलगाववाद की शब्दावली आरंभ हो जाती है। 1990 के समय जब कश्मीरी पंडित कूच कर गए इन मास एक्सोडस, तो इन्हीं राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं ने यह कहा था कि इनको जगमोहन जी ले गए, ये तो प्लॉट लेने गए। मैंने उस समय भी एक कार्यक्रम में कहा था कि मोहसिन भोपाली का एक शेर है कि बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलता हुआ नशेमन अपना। जो आदमी इतनी गैर संवेदनशील बात करता है कि ये घर अपना छोड़ करके गया है कि कुछ इसको अपना स्वार्थ है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसको इस बात की कल्पना ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं, गुमान ही नहीं कि अपने घर को आग लगे, आतिश नजर हो तो उसका क्या मंजर होता है। तो ये वो लोग हैं, जब ये सत्ता में आते हैं कुछ और कहते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं कुछ और कहते हैं। इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी भी समाप्त है, इनकी नीयत और नीति पर भी अब लोगों को विश्वास उठ चुका है। यदि इस विषय का और अन्य विषयों का समाधान होगा तो मात्र और मात्र
भाजपा नेतृत्व और मोदी नेतृत्व के सरकार के द्वारा ही होगा। ये बात आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए और आने वाला समय इस बात को सिद्ध करके दिखाएगा। डॉक्टर सिंह, आप दूसरे पार्टियों की बात करते हैं, आपकी सरकार केंद्र में है, आतंकवाद के खिलाफ आप जो कड़े कदम उठा रहे हैं वो सामने दिखते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी पर क्या सरकार ऐसा कुछ सोच रही है और उस दिशा में सरकार का अगले 5 साल में क्या योजना? देखिए, दोनों चीजों को आप अलग अलग ना देखिए, इनको जोड़ करके देखिए। कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, जाना भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस प्रकार के हालात परिस्थितियां भी उनके अनुकूल होनी चाहिए। The ideal situation would be that you create an atmosphere where you don't have to incentivize or compel them to go back. They would themselves readily go back. और उसके लिए भी ये लाजिम है कि आतंकवाद पर नियंत्रण पाया जाए। दूसरे शब्दों में, आतंक के खिलाफ जो निर्णायक कार्रवाई हुई है, दिस विल ऑल्सो पेव द वे फॉर क्रिएटिंग अ सिचुएशन where a Kashmiri Pandit would himself feel safe and secure in going back to his homes and hearths. And of course, the BJP government, the Modi government will always be there to facilitate this process. एक और बात की, जैसे आप बात करते हैं कि सरकार भाजपा की आती है, पिछली बार आप लोगों ने पीडीपी के साथ स्टेट में अलाई किया था, ऑन द हाइंडसाइड आपको लगता है कि वो कदम सही था? और क्या आगे ऐसी सिचुएशन दोबारा आई तो क्या भाजपा फिर इनमें से किसी दल के, चाहे एनसी हो या पीडीपी के साथ गठबंधन करेगी, या इस बार भाजपा ऑपोजिशन में बैठना प्रेफर करेगी? देखिए, जहां तक पिछले गठबंधन का संबंध है, एक बात हम ना भूलें, दिस वॉज अ मैंडेट डिक्टेटेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। दो राजनीतिक दल लगभग एक ही आंकड़ा लेकर के आए और यह बाध्य हो गया भारतीय जनता पार्टी के पर, लोकतांत्रिक तकाजा था कि वो मैदान छोड़ के ना भागे, बिकॉज इन सच सिचुएशन एनीवेयर इन द कंट्री you come forward with a common minimum program, you agree to disagree on certain points. So we agreed not to rake up ideological issues but follow the agenda of development. विकास के मुद्दे यदि अगर उस समय हम सरकार ना बनाते, हम याद कीजिएगा 3 महीने तक सरकार नहीं बनी थी, किसी और राजनीतिक दल ने क्लेम नहीं किया। अगर हम उस वक्त सरकार ना बनाते तो आज इस फोरम पर यह प्रश्न मुझसे पूछा जाता कि आप इतना बड़ा बहुमत लेकर भी क्यों भाग गए। तो एक, आई थिंक वी नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर द फैक्ट दैट वी गॉट इनटू अ कोलिशन गवर्नमेंट, मे बी अनविलिंगली, क्योंकि हम तो निकले थे 44+ का नारा लेकर के कि हमें अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए लोग जिताएं, लेकिन लोगों की वो इच्छा नहीं थी, तो वी फॉलोड द मैंडेट ऑफ द पीपल। लेकिन हम ये भी ना भूलें, 3 वर्ष के भीतर ही जब एक पब्लिक ओपिनियन ऐसा बना कि आप सरकार में हैं तो गलत कर रहे हैं, तो वी अगेन डिक्टेटेड बाय द ओपिनियन एंड द विल ऑफ द पीपल वी वॉकड आउट। हमें कोई मजबूरी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने सरकार छोड़ने की बात नहीं की थी, ना ही हमारी कोलिशन मेजॉरिटी में थी, बट आई थिंक दिस वाज द रेयर एग्जांपल्स इन द हिस्ट्री ऑफ democratic India that in spite of having an absolute majority and enjoying the perks and privileges of the ministerial berths that we were having as a part of coalition, we agreed to walk out dictated by the will of the people. So we entered dictated by the mandate of the people, we walked out dictated by the will of the people. और अब हम जब उतरेंगे तो निश्चय ही हम इस आह्वान के साथ उतरेंगे कि हमें अपने बलबूते पर बिना किसी और राजनीतिक दल के निर्भर हुए अपनी सरकार बनाने अवसर दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो एजेंडा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर के, उसे हम आगे बढ़ाने में प्रयास कर सकें। आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एजेंडे की बात करते हैं। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है धारा 370 और आर्टिकल 35A के तहत। आप एक आउटरीच की भी बात करते हैं और साथ में ही भाजपा का इस बार का आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें साफ लिखा कि यदि हम पावर में आते हैं तो हम धारा 370 और आर्टिकल 35A को समाप्त कर देंगे, और जिसको लेके वहां पर पॉलिटिशियंस एनसी के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी और ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है ये बेहतर आउटरीच है या नहीं? आपने बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा दिलचस्प प्रश्न किया। अब देखिए, अगर आप इसको प्योरली एकेडमिक ढंग से देखें तो ये जो अनुच्छेद 370 है, जब ये लाया भी गया था तो उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इट्स अ टेम्पररी प्रोविजन,
और जब डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस पर कुछ आपत्ति थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुखर्जी डोंट वरी, डोंट गेट अपसेट, इट्स अ टेम्पररी प्रोविजन, ये घिसते घिसते घिस जाएगी। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय पंडित जी इन रिस्पॉन्स टू मुखर्जीज कंसर्न्स, एंड इन गुड फेथ then they said okay. So this was also the thinking of the congressmen, that this is a temporary provision, but over the years this temporary provision became a vested interest. और जैसा मैं अभी कह रहा हूं कि ये पार्टियां जो अब ये कह रही हैं कि हम 2 प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम अलग हो जाएंगे, they have developed a vested interest in harping on this semi-separatist agenda to appease a certain constituency. अब आप मुझे एक बात बताइए, and I tell you, they are actually befooling their own people. मैं जम्मू, लद्दाख या बाकी के हिंदुस्तान की बात नहीं करता, कश्मीरी अवाम जिनके आगे इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको भी ये ठग रहे हैं। वो कैसे? शेख अब्दुल्ला जब 1975 में वापस लौटते हैं मुख्यमंत्री बनके, जब इंदिरा जी ने उनको बनाया, 22 वर्ष वो बनवास में रहे, he was in wilderness and he came back. He meekly accepted the terms and conditions and even accepted the nomenclature of chief minister. उस समय उनको याद नहीं आया। अब 2 पीढ़ियों के बाद his grandson says कि हम तो यहां प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। But I tell you, and remember my words, if tomorrow you place the same person as chief minister of the state, he'll forget. He'll be happy to be chief minister. तब इनको प्राइम मिनिस्टर याद नहीं आएगी। ये सिर्फ अपने ही अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन एक सुखद जो मुझे अनुभव हुआ कश्मीर घाटी में, वो ये कि नाउ दिस इज 3rd जनरेशन ऑफ कश्मीरीज पोस्ट 90 यूथ, दे आर नो लॉन्गर रेडी टू बी टेकन बाय दिस डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी। वो समझते हैं कि अपना खानदानी राज, अपना वंशवाद बढ़ाने के लिए हमें ठगा गया। जब शेख अब्दुल्ला 1975 में मुख्यमंत्री बने हैं, अब ही हैड टू एक्चुअली legitimize the U-turn that he has taken, because when they are out of power they speak in a different language. जब वो सत्ता से बाहर थे तो वो प्लेबिसाइड की बात करते थे, रायशुमारी, रेफरेंडम की बात करते थे। अब हुआ क्या कि इंदिरा जी ने कहा कि आप बैठ जाइए। अब जब वो बैठ गए तो अब क्या करें? तो एज एन आई वॉश उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था देवीदास ठाकुर कमेटी। वो देवीदास ठाकुर वन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हु लेटर ऑन बिकेम गवर्नर ड्यूरिंग वीपी सिंह गवर्नमेंट, असम के भी गवर्नर रहे। और उस कमेटी ने अपने जो निष्कर्ष निकाले उसमें ये लिखा कि भारतीय संविधान के जितने भी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं, विच इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इंक्लूड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इन्होंने मंत्रिमंडल में लेकर के उसको स्वीकृति भी दे दी। अब उसके बाद 20-40 वर्ष ठीक चला, बेटा आया, पोता आया। अब जब सत्ता से बाहर हो गए तो इनको फिर से वही ख्याल आया जो ये भूल चुके थे। सो आई थिंक दिस डुप्लिसिटी इज नाउ exposed even before their own constituency and even their own voter. And that is why I say, if today there is a free, fair, open election without any intimidation or fear of militancy, the dynasties will be voted out. अब जनता से कुछ सवाल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। Where's the mic, please? Can someone give him mic? Sir, just stick to one question, please. Yes, my question to you is, sir, what was this Kashmiri Pandits? Your policy on Kashmir, do we have a Kashmir policy? Or is it going to be that once you come into power, as and when you come, we should have unambiguous policy on Kashmir? Sir, not given please that- ask a question, please. Sir, so how do you rate saying Kashmiri Pandits will go back, at the same time creating an environment by saying abrogation of Article 370-35? How do they match? How do they link? No, I think I would rather, if you permit, Colonel Sodi, I'd like to respond to this question in a rather unorthodox manner. I think we don't need to have a Kashmir policy, because I at least do not see Kashmir as an issue. Jammu Kashmir is a state of India like any other state of the Union, like Punjab, like Andhra Pradesh, like Meghalaya, like Madhya Pradesh. Just because we keep harping, इसका क्या हल है, इस मसले का क्या है, so we have made an issue out of it. The same instrument of annexation was signed by Maharaja Hari Singh, as was signed by the other princes, because India was
divided into two parts at that time. We had Princely India and we had the British India. And Jammu and Kashmir was part of the Princely India. तो जिस तरह से बाकी राजवाड़ों के प्रिंसेस ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन जो बनाया गया था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जिस दस्तावेज पर उन्होंने हस्ताक्षर किए उसी तरह से उन्होंने किया. ये तो हमने कह करके इसको बना दिया, और ये जो 2-3 पीढ़ियां हुई हैं राजनेताओं की, उन्होंने कहा है. अदरवाइज इट इज एज मच अ पार्ट ऑफ द यूनियन एज एनी अदर स्टेट. फिर उसके बीच में उलझाया गया, बीच में ये भी एक बहस आई थी. आई थिंक वी नीड टू करेक्ट द नरेटिव, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट दोज हु कैन करेक्ट द नरेटिव डू नॉट हैव द टाइम और इंटरेस्ट टू एक्चुअली intervene, and then the false narrative, becomes the talk of the day. बीच में एक ये भी आपको याद होगा, एक चर्चा उठी थी 3-4 साल पहले कि साहब मर्जर नहीं हुआ जम्मू कश्मीर का. हाँ, इस पे भी उमर अब्दुल्ला ने कई बार कहा था. अब मैं आपको बताऊं, या तो इन्होंने पढ़ा नहीं है या जानबूझ कर गलत पढ़ाना चाहते हैं. जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ बाकी प्रिंसली स्टेट्स का, जम्मू कश्मीर का भी उसी तरह हुआ. मर्जर हुआ उन छोटे राजवाड़ों का विच वर पार्ट ऑफ द अनवायबल स्टेट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, पंजाब में कपूरथला था. कपूरथला एक अलग राजवाड़ा था. पंजाब वॉज अ लार्जर स्टेट. पंजाब वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया विद इट्स कैपिटल इन लाहौर. पंजाब का बंटवारा हुआ, आधा पाकिस्तान में गया, आधा हिंदुस्तान में आया. कपूरथला एक छोटा राजवाड़ा था, उसको मर्ज कर दिया गया पंजाब प्रदेश में फॉर द रीजन ऑफ वायबिलिटी. इसी प्रकार हैदराबाद वॉज अ स्मॉल प्रिंसली स्टेट रन बाय द नवाब. उसको मर्ज कर दिया गया इन द लार्जर आंध्र प्रदेश स्टेट. तो जम्मू कश्मीर का मर्जर कहां से होना था? ये तो पहले से ही एक वायबल यूनिट था. बल्कि इन लोगों से पूछना चाहिए जो मर्जर की बात करते हैं कि आपकी और नेहरू जी के साथ जो आपने एक गलत कूटनीति का प्रयोग किया, उसके चलते जो अनेक्स हुई थी स्टेट, उसका आधा हिस्सा आपके पास रहा. गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे हम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो वहां चला गया. और विडंबना यह है कि लगभग भारतीय सेनाएं उस हिस्से को अपने कब्जे में वापस लेने में सफल हो चुकी थी, लेकिन तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना सरदार पटेल को बताए हुए, बिकॉज पंडित जी थॉट दैट ही न्यू जम्मू कश्मीर बेटर देन एनीबडी एल्स, सो ही डिड नॉट लेट Sardar Patel, the then Home Minister, handle Jammu and Kashmir in the same manner as he was handling the other states. I would rather go to the extent of saying that he intruded into the domain of the Home Ministry by taking charge of Jammu Kashmir. तो वो सीधे सीधे आकाशवाणी भवन गए बिना होम मिनिस्टर को बताए हुए, और वहां पर ब्रॉडकास्ट टू नेशन में कहते हैं कि हमने सीज फायर का ऐलान कर दिया, और वो सारा का सारा हिस्सा मीरपुर और ये आज भी even after 70 years continues to remain under the. So in fact it is we who have done the sacrilege. और हम अब इसको दूसरे नैरेटिव में जस्टिफाई करने के लिए ढालने की कोशिश कर रहे हैं. और कुछ एक हमारे ओपिनियन मेकर्स और तथाकथित बुद्धिजीवी ऐसे हैं, क्योंकि कश्मीर हैज आल्सो बिकम अ ह्यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी.